कमजोर नतीजों के चलते अमेरिकी बाजार गिरकर बंद। नैस्डैक 0.5% से ज्यादा टूटा। एशियाई बाजारों में सुस्ती। एसडेक्स निफ्टी में करीब 0.5% की कमजोरी। साइरस मिस्त्री पर टाटा ग्रुप का पलटवार, सभी आरोपों को किया खारिज। कहा चेयरमैन रहते गड़बड़ियां क्यों नहीं उठाई। दमदार नतीजों के बाद मारुति पर बुलिश हुए ब्रोकरेज हाउस। सीएलएसए ने दिया अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य 7,300 रुपए, मार्जिन से बड़ा भरोसा। टेक महिंद्रा से उम्मीद से कमजोर नतीजे, मुनाफा 19% घटा, मार्जिन भी गिरे, हालांकि डॉलर आय में बढ़त। बजाज ऑटो से कमजोर नतीजों की आशंका, कमजोर वॉल्यूम से आय पर पड़ेगा असर। वहीं रॉयल एनफील्ड कमर्शियल व्हीकल्स की अच्छी परफॉर्मेंस के दम पर आयशर मोटर से होंगे अच्छे नतीजों की उम्मीद। एनटीपीसी के भी नतीजे आज, मुनाफा 17% गिरने के आसार। वहीं नेस्ले भी की आय बढ़ने की उम्मीद। आदित्य बिरला केमिकल से विलय का फायदा ग्रासिम को भी मिल सकता है। आज ग्रासिम के भी नतीजे। और आज धनतेरस के मौके पर जमकर होगी सोने चांदी में खरीदारी। घरेलू बाजार में भाव 29,900 के करीब। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करें कि आज से शुरू होने वाली नवंबर सीरीज और पूरा साल आपके लिए बहुत खुशहाली भरा हो, बहुत तरक्की वाला और कमाई कराने वाला हो। खूब धन भर से आप लोगों के घर में और आपके पोर्टफोलियो में अच्छी तेजी देखने को मिले, यही है सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की मनोकामना आपके लिए आज के दिन। और आज के दिन हमारे एक्सपर्ट्स भी देखिए पूरे फेस्टिव मूड में आ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, स्वागत है सर आपका। और अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आप देखिए ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। यूएस में थोड़ा दबाव देखने को मिला। अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, फेड की बैठक है और ये फेड की बैठक अनिल ये बताएगी कि दिसंबर में ब्याज दरें क्या बढ़ जाएंगी। और डॉलर इंडेक्स में देखिए फिर से थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। यूरोप के बाजार 3 में से 2 हरे निशान में है, लेकिन उतनी तेजी नहीं जितनी शुरुआत में इनमें देखने को मिल रही थी। आज जापान का बाजार जरूर मजबूत है क्योंकि येन में कमजोरी देखने को मिल रही है, तो संकेत थोड़े सुस्त हैं आज भी। ये बात सही है और पूरी नवंबर की सीरीज को मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट से ड्राइव करेंगे, खासतौर से जब 2 बड़ी इवेंट आपके सामने है। ये बात जरूर है कि इस वाली मीटिंग में शायद कुछ भी ना हो। इलेक्शन जो कुछ होना है वो इलेक्शन के बाद ही होना है। तो इलेक्शन का रिजल्ट भले ही बाजार को पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन तो इलेक्शन ही होते हैं और जब तक रिजल्ट आपके सामने ना आ जाए। और दूसरी बात एक और इंटरेस्टिंग हेमंत ये कि जनरली एक आम राय तो यही है कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी और उनका जीतना दुनिया भर के बाजारों के लिए अच्छा है। लेकिन जब से ये ब्रेक्जिट वाला मामला हुआ है, बाजारों का रिएक्शन भांपना बहुत आसान काम नहीं है। तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बाजार किस तरह से रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो देखने वाली बात होगी। 8 नवंबर को है यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उन लोगों को हमें समझ में आएगा कि क्या होना है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अब से लेकर 8 नवंबर तक तो मुझे बाजार खराब नहीं लगता, बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं। उसके बाद क्या होगा वो यूएस इलेक्शन के बाद हम ग्लोबल मार्केट से देखेंगे। चलिए, तो ये 2 इवेंट्स हैं, एफओएमसी की बैठक 1 और 2 नवंबर को और 8 तारीख को यूएस में कौन जीतता है। लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाए हिलरी क्लिंटन की, यही चाहिए वैसे। लेकिन ये बताइए आज के बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं। कल एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली, 65 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में बड़ी मानी जाएगी इतने दिन के खराब प्रदर्शन के बाद, और वो भी सेकेंड हाफ में। इवन बैंक निफ्टी का प्रदर्शन देखिए, करीब करीब 260 पॉइंट की रिकवरी वहां पर देखने को मिली है। शॉर्ट कवरिंग ही थी बिल्कुल और एक्सपेक्टेड लाइन पर थी। हम सुबह बात कर ही रहे थे कि आपको सेकंड हाफ में रिकवरी निचले स्तरों से दिखेगी अगर कमजोर खुल जाते हैं तो, क्योंकि शॉर्ट्स काफी थे बाजार में और उन्हें रिकवर होना ही था, तो बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि डेटा तो नहीं बता रहे कि कोई खरीदारी हुई है और ऐसे में शॉर्ट कवरिंग के दम पर तो आप एक आध दिन टिक सकते हैं, अल्टीमेटली तो आपको खरीदारी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है और ऐसे में जब तक वो लेवल्स न टूटे, जरूरत से ज्यादा बेरिश होना, मंदी में होना भी ठीक नहीं है। और वो रेंज है 8,500 से लेकर 8,550 की। मैं समझता हूँ बाजार यहां सपोर्ट लेना चाहिए और पिछली बार भी करेक्शन में आपने 8,506 का लो बनाया और वहां से बाजार घुमाया, तो इस रेंज को जब तक बाजार नहीं तोड़ता घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये
आज के लिए निर्णायक लेवल 8,600 का है। क्यों है, मैं वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज साफ है, 8,550, 8,650 इस ट्रेडिंग रेंज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो हमने कल भी कहा था। और जाहिर सी बात है, आपने देखा कल किस तरह से निफ्टी घूम फिरकर फ्लैट बंद हुआ है, तो ट्रेडिंग रेंज अभी वही की वही है। तो दो तरीके हैं इस ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करने के। अगर कमजोर शुरुआत जैसी दिख रही है एसजेएक्स निफ्टी पर, वैसे मुझे नहीं लग रहा कितने कमजोर खुलने चाहिए, फिर भी अगर खुल जाए तो फिर आपको 8,550 के जितना नजदीक मिले खरीदारी कीजिए। 8,500 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 8,600, 8,625 ऊपर का लक्ष्य। और दूसरा तरीका यह कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड 8,650 की तरफ पहले पहुंचे, वहां शॉर्ट करें, 8,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। 8,600 और 8,550 दो लेवल नीचे की तरफ है। बैंक निफ्टी ने कल अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, जो 19,300 के आसपास का था, तो 19,200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर 19,250, 19,300 के आसपास यहां खरीदारी का मौका बन सकता है। 19,700 बैंक निफ्टी पर एक ऊपर का लेवल आ सकता है। या फिर अगर आप शॉर्ट करना चाहें और पहले मजबूत हो जाए बैंक निफ्टी, तो 19,700 के आसपास शॉर्ट करें, एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लें 19,800 का। 19,500, 19,400 तक बैंक निफ्टी वापस आपको करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज वही 19,200, 300 नीचे की तरफ सपोर्ट है, 19,700, 800 ऊपर की तरफ दिख रहा है। जो सेक्टर्स मजबूत दिख रहे हैं मुझे, उनमें ऑटो है, लेकिन मेटल्स और मिड कैप्स ये थोड़े से नेगेटिव साइड पर मुझे नजर आ रहे हैं, खासतौर से मिड कैप्स, क्योंकि नतीजे बहुत मजबूत दिख नहीं रहे। भले ही घरेलू फंड्स की खरीदारी दमदार हुई, लेकिन मिड कैप्स में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर कमजोरी हुई तो मिड कैप्स में दिक्कत ज्यादा होगी। ओके, तो चलिए, तो मिड कैप्स में थोड़ा सा सतर्क होने की संकेत मिल रहे हैं। बागले साहब से पूछते हैं वो कैसे आज के दिन को ट्रेड करेंगे। सर गुड मॉर्निंग, कुर्ता आपका जच रहा है, ये बताइए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को? ये ना वागले साहब, अच्छी संगत का असर है। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो आपकी फैमिली, सारी CNBC TV 18 आवाज की फैमिली और हमारे सारे दर्शकों को दिवाली या धनतेरस की शुभकामनाएं। मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है कि धन बनेगा अगले साल में, हमारे साथ रहेंगे तो। लेकिन आज के दिन में अगर आप बात करें तो थोड़ा सा व्यू बेरिश है। ओके, एक्सपायरी के बाद। लेकिन अनिल जी ने जो कहा उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है। 8,500 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, मैं पिछले महीने से कहते आ रहा हूँ। और समझ लीजिए वर्स्ट का वर्स्ट, अगर वो टूट भी जाता है तो 300-400 पॉइंट और वो लेने की अपॉर्चुनिटी है एज अ इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, दिन के दिन आप ये करते हैं, तो शायद आप बेच के चलेंगे, लेकिन एज एन इन्वेस्टर दीज आर लेवल्स वेयर 6, 7, 8 महीने के बाद, जो मेरा काम नहीं है बोलना, लेकिन मैं समझता हूँ हम कई बहुत ऊपर चले होंगे। तो इन दैट सेंस इट्स एन अपॉर्चुनिटी। आज के दिन की बात करें, 8660, 8530 ये रेंज है निफ्टी की। मैं 8660 के स्टॉप लॉस से बेचूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 8530। बैंक निफ्टी की रेंज है 19750, मुझे नहीं लगता है ऊपर में ब्रेक करेगा। डाउन साइड 19350, एक सीमित दायरा है। ओके, चलिए, तो बिकवाली के मौके आपको तलाशने चाहिए और वागले साहब आपको ये मौके और भी देंगे। देखिए, स्टॉक्स भी बताएंगे कहां पर आपको बेचकर आज पैसा बन सकता है, इस पर हम बात करेंगे वागले साहब से। लेकिन FIIs के फिगर्स और ये पूरा देखिए जो अक्टूबर सीरीज रही, इसमें उन्होंने बिकवाली करी है। अच्छा, अपेक्षा नहीं थी कि इतनी बिकवाली होगी FIIs की तरफ से। DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जरूर खरीदारी करी है। ये बताइए, ये ट्रेंड आपको क्या लग रहा है, नवंबर सीरीज में जारी रहेगा या ये जो मेजर इवेंट से निकल जाएंगे फिर FIIs खरीदने आएंगे? देखिए, एक चीज बहुत साफ दिख रही है वो न सिर्फ हमारे बाजारों में बल्कि ग्लोबली दिख रही है। इक्विटी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर धीमे धीमे कम हो रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि आप जो डॉलर इंडेक्स की मजबूती की बात करते हैं, जो बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ कैसे लोग हैं, या तो पूरा इक्विटी में डालते हैं या पूरा फिक्स इनकम में डालते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो कभी जिंदगी में इक्विटी का हाथ नहीं लगाते, और बहुत लोग कहते हैं कौन FD में रखेगा। तो हमारे यहाँ वो एसेट एलोकेशन वाला सिस्टम है नहीं, लेकिन अमेरिका में है। वहां पर आप 10-20 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें ऊपर नीचे हो जाए ना, तो लोग इस पोर्टफोलियो से उस पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। तो वो हो रहा है, और यही वजह कि ऐसा नहीं कि इक्विटी में बिकवाली जो हो रही है हमारी यही हो रही है, ग्लोबली थोड़ी थोड़ी पैसा निकल रहा है, लोग रिस्क कम कर रहे हैं। तो वो ट्रेंड रहेगा, वो ट्रेंड बदलेगा तो या तो इलेक्शन के बाद बदले या दिसंबर की फेड की डिसीजन के बाद बदले। अब जहां तक कल के आंकड़ों का सवाल है, मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा हूं? वैसे तो मुझे 470 करोड़ के कैश मार्केट की बिकवाली FIIs की और 1813 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की, यानी कि कुल मिलाकर 2300 करोड़ के स्टॉक्स अगर FIIs एक ही दिन बेचे तो हिल जाना चाहिए। लेकिन जब बाजार ही नहीं हिला
फ्लैट बंद हुआ तो डरने की बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि कल खाली एक्सपायरी का दिन था, ये एक्सपायरी के एडजस्टमेंट थे, उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन थी वो छूटी है, तो पूरी तरह से वो एडजस्टमेंट वाले आंकड़े। 800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी एफआई ने खरीदे। अब 800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर खरीदे और इंडेक्स ना बढ़े, ऐसा भी होना नहीं चाहिए। 3200 करोड़ की ऑप्शन में दमदार खरीदारी हुई। तो मैं ये कहूंगा कल के आंकड़ों को एक्सपायरी के लिहाज से देखें। फर्क सिर्फ इतना है कि कल काफी कुछ रिकवरी में शॉर्ट कवरिंग का योगदान था। अब आगे क्या रहेगा वो हम आज से देखेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, चलिए, तो आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। सोमवार को अनिल भारतीय बाजार बंद हैं, तो देखना होगा कितने लोग लॉन्ग पोजीशंस ओवर द वीकेंड लेकर जाना चाहेंगे आज के दिन। लेकिन हमारे एक्सपर्ट वागले साहब कह रहे हैं कि बेचकर चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके जो टॉप कॉल्स हैं वो सेल के हैं सर। 3 सेल के हैं, लेकिन वो आज और कल का 1 या 2 दिन का ही व्यू है। जैसे मैंने कहा, अगर आप इन्वेस्टमेंट या अगले 6-8 महीने का व्यू लेते हैं तो ये लेवल्स बाय करने के हैं, बिकॉज बाय एंड ऑफ 2017 मुझे मतलब 10,000 के ऊपर का निफ्टी का व्यू बैठता है। क्या बात है। अगली दिवाली के पहले 10,000, हाँ, उसके आसपास 3 महीने इधर या उधर, और ये आई थिंक ओवरसोल्ड लेवल्स है। और जब ओवरसोल्ड लेवल्स आते हैं तो सेंटीमेंट डाउन होता है, तो शॉर्ट टर्म में एज अ ट्रेडर प्रेडिक्ट करना कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एज एन इन्वेस्टर ये डेफिनेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसे अनिल जी कहते रहते हैं घर बेच के, वैसे वाला माहौल आएगा सूनर देन लेटर। अभी नहीं, शायद 200-300 पॉइंट नीचे अगर गिर जाता है तो आई थिंक वागले साहब भी देखिए बुली हैं, आज मंदी के कॉल जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनका मन कर नहीं रहा ये कॉल देने का, ऐसा देखिए समझ में आ रहा है। देखो, मार्केट में मंदी में 1 या 2% लोग पैसा बनाते हैं, 98% लोग तो तेजी में बनाते हैं। तेजी सबके लिए अच्छी है। हेमंत, इसका एक मैं सिंपल जवाब दूं कि अगर आप मंदी करते हो तो डाउन साइड लिमिटेड होती है, तेजी करते हो तो पूरा आसमान है। यस, डाउन साइड 1x है, मतलब मंदी करते हो तो 1x, जितने में बेच रहे हो 100 रुपए का शेयर बेचा, मैक्सिमम 100 ही आ सकता है। लेकिन अगर अच्छा स्टॉक पकड़ा, 20-25 साल, 15 साल, 10 साल रखा, तो 100 वाला 1000, 2000, 5000, 10,000 भी हो सकता है। आयशर, आज नतीजे आने वाले हैं, देखिए विस्तार से हम बात करेंगे स्टॉक्स की, लेकिन आज चलिए कॉल्स दे ही दीजिए सर। आपका मन तो नहीं कर रहा मंदी वाले कॉल्स देने का, लेकिन बताइए फिर भी। मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मुझे इंट्राडे या 1 या 2 दिन का व्यू से 8-10% का सेल का व्यू है। Okay. 1120 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1020। और डिशमन फार्मा, जिसमें मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है, इसमें मैं करेक्शन हुआ है और बॉटम आउट हुआ ऐसा लगता है। मुझे लगता है ये स्टॉक अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में चलना चाहिए। एक साल में भी मुझे लगता है ये 50-60% के ऊपर रिटर्न देगा, तो इसमें मैं बाय करने की सलाह दूंगा। 234 का स्टॉप लॉस होगा, 261 का ये 3 से 4 दिन का व्यू है। डिशमन फार्मा, कल देखिए नतीजे अच्छे आए और क्या तेजी देखने को मिली है इस स्टॉक में। कुछ तो हो रहा है देखिए डिशमन फार्मा में, जिस तरह से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस होते हैं, क्या कुछ होता है। इस शेयर पर जरूर रखिएगा नजर, कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन ये शेयर दिखा रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली की राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से निकल कर आ रही है, लेकिन एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं ये बताइए। सीरीज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ रेंज आपको दिख रही है जो रोल ओवर हुए उसके बाद? देखिए, 2-3 चीजें हेमंत इस सीरीज के लिए बेहद अहम है। पहला तो ये कि निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट शुरू किया है हमने, परसेंटेज से मत देखिए, 3 महीनों का एवरेज देखिए। 3 महीनों का एवरेज आ रहा है लगभग 2.5 करोड़ शेयरों का, और हमने शुरुआत की है 1,88,00,000 शेयरों पर। इसका मतलब ये कि हम इस सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आती है, जब बाजार हल्का रहे, ट्रेडिंग पोजीशन किसी भी तरफ ज्यादा ना हो। उसमें ये होता है कि कोई भी बड़ी इवेंट आती है ना, तो वो पचाने की ताकत रहती है ट्रेडर्स की, नीजर रिएक्शन कम आते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत हम हल्के नोट पर कर रहे हैं, पहली बात तो ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा ये कि मोटा मोटी रोल ओवर इन लाइन है, खराब नहीं है। तीसरी बात, पुट कॉल रेशियो आप 0.94 के आसपास शुरुआत कर रहे हैं, वो भी कंफर्टेबल है। अब चौथी बात जो है वो एक, जो आपने कहा कि इस सीरीज के लिए सपोर्ट 8,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और उसके ठीक बाद 8,600। और यही वजह मुझे लग रहा है कहीं कहीं 8,500 8,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब रिस्क क्या होती है, जो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, कभी गलती से किसी इवेंट की वजह से वो लेवल टूटे तो फिर आपके लिए नीचे की रिस्क बड़ी खुलती हुई दिखती है। तो फिलहाल वो इवेंट हमें जब पता नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम ये कहेंगे ऐसा कोई लक्षण इस वक्त नहीं दिख रहा कि 8,500 8,600 की रेंज को तोड़ के बाजार नीचे चला जाएगा। तो इस रेंज में बार बार सपोर्ट लेगा, अनलेस कि कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाए कि कोई भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ जाए, या हिलेरी क्लिंटन की जगह ट्रंप जीत जाए, या इसी मीटिंग में
अमेरिकी फेड ब्याज दरें बढ़ा दे या टाटा में कुछ और बड़ा बवाल हो जाए जो किसी को पता नहीं। ठीक बात है। तो जो नहीं पता उसके बारे में इवेंट, हाँ, सिक्स सिग्मा इवेंट एग्जैक्टली जो बिल्कुल आपके अंदाजे के बाहर है, तब तक आप 8,500 को नहीं तोड़ेंगे, इतना भरोसा रखिए। डेटा के बेसिस पे मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा 8,500 8,550 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहां पर कम से कम शॉर्ट तो काट लीजिए, लॉन्ग करें ना करें आपकी मर्जी। अब दूसरी बात, अब आज के लिए मैंने 8,600 को क्यों निर्णायक लेवल पर चुना है वो बता दूं। पुट में 8,600 पर 8 लाख शेयर जुड़े हैं और कॉल्स में जुड़े हैं 6 लाख शेयर। अब दोनों ही तरह के ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई है, पुट वालों ने भी और कॉल वालों ने एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, और कल हम उससे थोड़ा सा ऊपर बंद हुए हैं। तो ये आज टसल पॉइंट है। तेजी करने वाले क्या चाहेंगे कि 8,600 के ऊपर बना के रखे, मनोवैज्ञानिक तौर पर जीत है हमारी। मंदी करने वाले चाहेंगे कि 8,600 के नीचे रखे ताकि लोग और दबाव में आए और अपनी तेजी की पोजीशन कम करें हफ्ते का आखिरी दिन है। इसलिए 8,615 से मत गिनिए कि बाजार 10 पॉइंट नीचे या 15 पॉइंट नीचे। 8,600 के ऊपर है तो आप मानकर चलिए कि तेजी करने वाले अभी भी मजबूत है, और 8,600 के नीचे टिककर ट्रेड करते हुए दिखें तो आप ये समझिए कि कमजोर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है शायद हम उतना कमजोर न खुले, हो सकता है फ्लैट खुले। थोड़ा अगर एशिया रिकवर हो जाए तो हो सकता है हम लाल निशान में भी की बजाय हरे में भी खुलने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर जहां भी खुले एक चीज साफ है, 8,600 को निर्णायक लेवल आज के लिए मानकर चले। चलिए 8,600 को इंपॉर्टेंट लेवल मानना चाहिए। लेंगे ब्रेक के बाद देखिए एक्शन भरपूर रहने वाला है। टेक महिंद्रा की जो डॉलर रेवेन्यू आए हैं वो क्या जबरदस्त आई है, वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स के नंबर्स कमजोर आए हैं, देखिए नतीजे जो कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं उस पर भी बात करेंगे, और हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है निफ्टी पर, उस पर भी आपको एक राय देंगे। 5 स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा, ये सब बताएंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। धनतेरस का दिन है और हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आइए रखते हैं उनकी राय आपके सामने। मानस जायसवाल भी कह रहे हैं कि आज दबाव देखने को मिल सकता है। 8,500 का टारगेट, 8,660 का स्टॉप लॉस। तो माइनस करेंगे निफ्टी को माइनस, लेकिन प्लस करेंगे आशुतोष सरना। 8,590 का उनका स्टॉप लॉस का लेवल है, 8,680 का टारगेट। नितेश ठक्कर भी माइनस करने के मूड में है, आप देखिए वो भी कह रहे हैं कि 8,550 से 8,500 तक जा सकते हैं। एक अच्छी बात ये दिख रही है इन दोनों के कॉल्स में कि 8,500 से नीचे की मंदी है नहीं। 8,650 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की राय दोनों एक्सपर्ट। और नितेश का मुकाबला करने के लिए किरण जाधव है मेरे पास, वो कह रहे हैं कि खरीदारी करिए निफ्टी पर। 8,575 का स्टॉप लॉस, 8,650, 8,670 का टारगेट। तो हेमंत हो चुकी है टाई, अब फाइनल वोट दे दीजिए। फाइनल वोट मंदी का निकल कर आ रहा है। देखिए जय ठक्कर जी की तरफ से वो कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए, उनका टारगेट 8,550 का है। 8,654 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आज आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट बेरिश और 2 बुलिश, और रेंज बेहद साफ क्रिस्टल क्लियर निकल कर आ रही है, और वो ये है कि 8,550 के आसपास दिख रहा है अहम सपोर्ट, 8,650 के आसपास का रेजिस्टेंस। तो ये 100 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में हमारे एक्सपर्ट उम्मीद करें कि बाजार ट्रेड करना चाहिए। चलिए ये तो बात हुई आज 5 एक्सपर्ट्स की राय की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दिन पर दिखेगा एक्शन, आइए आपको बताते हैं 5 का पंच। फाइनली जीएमआर इंफ्रा के लिए एक बड़ी पॉजिटिव और राहत वाली खबर। मालदीव सरकार के साथ इनका काफी समय से विवाद चल रहा था माले एयरपोर्ट को लेकर, और अब आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने इन्हें अब जो जीएमआर इंफ्रा के फेवर में अपना फैसला दिया, और $27 करोड़ का मुआवजा जीएमआर को मिलेगा। तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर है जीएमआर की। बड़ी राहत इस स्टॉक को मिलती हुई, इस कंपनी को मिलती हुई। बल्कि आप देखिए एस्टेक लाइफ साइंसेज, इस पर रखिए नजर, 2 करोड़ रुपए से मुनाफा सीधा बढ़कर 11.25 करोड़ रुपए हो गया है। इनकम देखिए 31% बढ़ा है। एबिटा देखिए 10 करोड़ के सामने 23 करोड़ रुपए के आसपास आया है। मार्जिन 14-15% से बढ़कर 23% के आसपास पहुंच गए। तो अच्छे नंबर के दम पर आज यहाँ तेजी हो सकती है। JHS Vanguard, इस कंपनी के लिए नतीजे आए हैं और 20% आय में बढ़ोतरी है, लेकिन मुनाफा, कंपनी ने पिछले साल इसी तिमाही में 1 करोड़ का लॉस किया था, इस बार 1.25 करोड़ का मुनाफा। और 2 सरकारी कंपनियों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मॉयल और NMDC मध्य प्रदेश सरकार के साथ कारोबार के विस्तार के लिए इन्होंने करार किया है। आइनॉक्स लीजर, कमजोर नतीजे, कमजोर नहीं बेहद खराब नतीजे, मुनाफा 92% गिरा है, आय में 3% की कमजोरी है, ऑपरेटिंग लेवल पर 52% प्रॉफिट गिरकर आया है, और मार्जिन 18% से लेकर आधे रह गए।
इतनी हिट पिक्चर तो आई थी, पता नहीं फिर नंबर इतने कमजोर कैसे आए इनॉक्स के, देखना होगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले जी की तो हमने आपको राय भी बता दी और पिक्स भी उनकी तरफ से 2 दिए हैं। प्रकाश दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखिए पूरे फेस्टिव मूड में है आज प्रकाश। ढेरों शुभकामनाएं आपको धनतेरस की। ये बताइए कहां पर धन बरसेगा आज? पिछले हफ्ते मुझे याद है आपने कहा था एस्टेक लाइफ साइंसेज खरीदिए, नंबर तो क्या जबरदस्त आए। कोई ऐसा ही धमाकेदार शेयर नहीं, अभी भी इसमें तो मौका अच्छा खासा बना हुआ है, क्योंकि अपना हमारा जो लक्ष्य की बात की थी 555 का, उसको तो दे रहे। और जो मुझे समझ आई इस बिजनेस की और ये रिजल्ट्स उसको वैलिडेट करेगा इवन कि इस कंपनी में जब से गोदरेज एग्रोवेट ने हिस्सेदारी ली है तब से जो इसकी क्रेडिट रेटिंग है, फंड रेज करने की क्षमता है, वो सारी चेंज हो गई। उसका इस्तेमाल अब जाके शुरू होगा। और ये क्रैम्स का जो बिजनेस करते हैं जो रिसर्च का, वो मेरे ख्याल से 30 से 40% से बढ़ाएंगे काफी हद तक। और जो फंगीसाइड्स जो बोलते हैं, जो खेतों में यूज होता है, और एक बहुत ही स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसमें ज्यादा लोग हैं नहीं। ग्लोबली ये उसमें जो 8 प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स हैं 20 में से, उनको सप्लाई करते हैं। और अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन गोदरेज एग्रोवेट के लिए भी हो रही है कि उसका भी माल ये लोग ही बना के दे रहे हैं। सो ये जो चीजें हैं उसकी वजह से थोड़ा सा अपसाइड इसमें रहेगा। कंपनी ज्यादा समझ नहीं आती लोगों को, क्योंकि यूज नहीं होता इसका प्रोडक्ट हमारे डेली इस्तेमाल में, बट इसको डेफिनेटली लिया जा सकता है। धनतेरस के दिन लीजिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगले साल का टारगेट बताइए। 555 वाला तो अब जल्द आ जाएगा। आप जिस हिसाब से नंबर अच्छे हैं। हाँ नहीं, 555 का टारगेट इस उम्मीद में था कि मार्च में जो नंबर्स आएंगे उनकी डिस्काउंटिंग भी शुरू हो गई है। और अगले साल हो सकता है इससे भी थोड़ा 20% अपसाइड रहे, बट एटलीस्ट इस लक्ष्य को तो पहले हासिल करें, फिर देखी जाएगी। चलिए 555 पहला टारगेट, और उसके बाद रिवाइज होंगे और रिवाइज करेंगे प्रकाश दीवानी हमारे शो में, बताएंगे हम आपको। लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद फोकस करेंगे टाटा ग्रुप के शेयरों पर। जी हम कल फिर से एक और प्रोग्रेस इस मामले में हुई है, और वो ये कि साइरस मिस्त्री साहब ने लेटर लिखा, उसके जवाब में टाटा ग्रुप ने वापस लेटर लिखा। टाटा अब एक दूसरे की तरफ हमले हो रहे हैं। शेयर क्या और गिरेंगे या अब इन खबरों को देखना बंद कर देंगे, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के। और टाटा ग्रुप के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर बाजार के दिग्गज क्या सोच रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग राय आपको सुनाते हैं। हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का मानना है कि टाटा ग्रुप को लेकर साइरस मिस्त्री की स्ट्रेटेजी सही थी, और टाटा ग्रुप से साइरस मिस्त्री के निकलने के बाद वो टाटा ग्रुप की 4 कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हैं। हम 3 शेयर शॉर्ट थे, फिर हमने एक और जोड़ दिया जब ये न्यूज आई। तो टाटा ग्रुप में मुझे लगता है कि कोई राइट रॉन्ग नहीं है, लेकिन दोनों के मॉडल गलत थे। दैट मीन्स यू कैन नॉट से कि आई विल ग्रो एंड आई विल एक्सपैंड, लेकिन मैं बॉटम लाइन नहीं देखूंगा। एंड दूसरा आदमी कहे मैं खाली नंबर देखूंगा लेकिन मैं बिग पिक्चर विजन नहीं दूंगा। बट अगर आप लास्ट 4 साल के एनवायरनमेंट को देखें तो मेरे ख्याल से साइरस मिस्त्री जी बिल्कुल ठीक चीज कर रहे थे। इतना बड़ा डेट लेकर, इतना बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर लेकर, जिसमें काफी कंपनीज अभी प्रॉफिट भी नहीं बना रही हैं या उन्होंने लॉस हो रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन चाहिए जैसे टाटा स्टील को, उस एनवायरनमेंट में ये ट्रस्ट सपने लें कि हमें डिविडेंड नहीं मिला, उनसे ये खुश रहे कि अभी कंपनी बंद नहीं हो गई। चलिए, तो आपने इंटरव्यू किया ऑन एयर, तो ये बता रहे हैं कि अब एक और टाटा ग्रुप का शेयर उन्होंने शॉर्ट किया। नाम भी बताया क्या ऑफर? नाम नहीं बताया, मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने तो इंटरेस्टिंगली यही पूछा था कि क्या कोई शेयर है तो नहीं गया आपके पोर्टफोलियो में, तो बोले मैं तो पहले से ही शॉर्ट था। अब प्रकाश जी, आप काफी क्लोजली से ट्रैक कर रहे हैं इस डेवलपमेंट को। कल टाटा स्टील ने इन्वेस्टर्स की मीट भी बुलाई और कहा है कि वो जो सेल की प्रोसेस है उसको जारी रखेंगे। इस बात से कुछ रिलीफ मिलेगा इस शेयर में, इस पूरे के पूरे ग्रुप में, या आपको लगता है कि बाजार अब मानेगा नहीं? देखिए, इस टाइप के माहौल में हेमंत होता ही है कि अगर किसी ने, जैसे रतन टाटा ने कल कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश जरूर की, कुछ 10 पॉइंट का एक 10 मुद्दों का एक लेटर बना के दिया, LIC को मिलने गए, ये सब न्यूज आई है।
बट ये कहीं रोक नहीं इस पे रख सकती कि साइरस मिस्त्री फिर इसको काउंटर नहीं करेंगे। तो ये जो विवाद है ये जारी रहेगा और मुझे लगता है जब तक लोगों को क्लियर वो नहीं आती और कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन किक ऑफ नहीं होता रेगुलेटर्स की तरफ से, खास करके इसमें कई चीजें अब इन्वॉल्व हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके थी, अब तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके हो रही है चिंताएं। तो मेरे हिसाब से वो जब तक नहीं सॉर्ट आउट होती तब तक लोग इसमें नया पैसा नहीं डालेंगे। उस वजह से अब नहीं तो अच्छी कंपनी टाटा मोटर जैसी कंपनी भी आज इतनी वीक हो रही है। फंडामेंटली तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए। जेएलआर का बिजनेस तो चलना ही चलना है, गाड़ियां बिकनी है, एफपीएस जो लॉन्च हुई है वो चल ही रही है। अब नंबर्स आएंगे तो आप देखिए इसमें बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि परफॉर्मेंस ठीक आया बट माहौल ठीक नहीं है। तो अब ये है कि आपको क्या करना है डिपेंड करता है कि आपके विजन कितना लंबा है और पेशेंस कितनी है। बट आई थिंक थोड़ा सा लोग दूर रहेंगे इससे, इस माहौल में कोई जल्दबाजी नहीं होगी लेने की। जेएलआर की बात कहिए, एक अच्छी बात यह कि साइरस मिस्त्री और रतन टाटा जी दोनों जेएलआर को लेकर तो कम से कम सहमति में है। ये कंपनी को लेकर विवाद सबसे कम है और टीसीएस। ये सारे विवाद की जड़ और विवाद खत्म होने का सोल्यूशन एक ही चीज का होता है, वो पैसा। ठीक है ना, जो कंपनी पैसा बना रही है वहां विवाद नहीं है, टाटा मोटर्स ही बना रही है। टीसीएस भी आप देखिए कल निचले स्थानों से अच्छा रिकवर होकर टीसीएस ऊपर बंद हुआ है, तो जो शॉर्ट कवरिंग हुई है। अच्छा, और टाटा मोटर्स में अगर परफॉर्मेंस आ रही है, देखिए एक्विजिशन तो जेएलआर का भी किया था, एक्विजिशन कोरस का भी किया था। एक सही पड़ा है गलत, हाँ एक सही पड़ा है गलत हो तो नहीं। वैसे तो टाटा ग्लोबल में टेक्ली का भी है जो भूल गए लोग, क्योंकि ये दो आ गए उसके। तो इसमें हुआ क्या है कि ऐसे तो हिंडाल्को ने भी तो कोरस किया है, ऐसा नोवेलिस। बट अनिल जी देखिए बहुत सिंपल चीज ये है कि रतन टाटा के अंडर बिजनेस जो था एक्सपेंशनरी फेज में था, हर चीज नए एक्विजिशन और उससे ग्रो हुआ। मिस्त्री साहब के टाइम पे वो कंसोलिडेशन में आया, तो कोई गलत चीज नहीं, दोनों सही है, अपने अपने समय के हिसाब से उन्होंने किया है। बट अगर कंटिन्यूटी आती है, जैसे हेमंत बता रहे हैं कि इन्होंने ऐलान किया है कि वो टाटा स्टील का जो डिस्कशन था वो चलेगा, टाटा केमिकल्स में जो इन्होंने सेल प्रोसीड शुरू किया है अगर वो जारी रहता है तो मुझे लगता है लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस लोगों में आ सकता है। कंटिन्यूटी होगी बस अब कुछ एक्शंस दिखाना शुरू करें, मीटिंग्स करना शुरू करें तो बाजार को शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि कोरस के जो कारोबार है वो बिक रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि मिस्त्री जी बेच रहे थे और रतन टाटा जी का बेचने का मूड नहीं है। बाजार दरअसल यही सुनना चाहता था और इन्होंने एनालिस्ट मीट में कल ये बोला। और दूसरी बात ये भी है हेमंत कि अब धीमे धीमे है ना ये बुरी खबरें आना तो बंद नहीं होगी, लेकिन बुरी खबरों पर शेयरों का रिएक्शन कम हो जाएगा। कि पहले दिन वो होता है ना, किसी के घर में कोई बुरी खबर आ जाए तो रोना धोना तुरंत मचता है, 2 दिन बाद कम हो जाता है, 10 दिन बाद 12 दिन बाद भूल जाते हैं, अगली बरसी पे तो कोई याद भी नहीं करता कि वो मर भी गया था, ऐसा हाल है। तो वो वाली चीज होगी, पहले दिन खबर आई 7% नीचे खुलेंगे, दूसरे दिन खबर आई 4% नीचे खुलेंगे, तीसरे दिन 2% खुलेंगे, बाद में रिएक्शन देना ही बंद कर देंगे। वो ठीक जैसे 2G स्कैम में कैसे होता था, टेलीकॉम शेयरों को फर्क ही नहीं पड़ता था कैसी खबर आ रही क्या आ रही, वैसा धीमे धीमे हो जाएगा। तो मुझे लगता है स्टॉक रिएक्शन देना बंद कर देंगे। लेकिन हाँ ये जब बात सही है, तेजी बड़ी नहीं बन पाएगी, बाइंग नहीं आएगी। और देखना होगा कि जो साइरस मिस्त्री जी हैं, शाहपुर जी पालन जी ग्रुप, वो अपनी 18.5% हिस्सेदारी का क्या करता है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एक तो तेजी नहीं होगी और फैसला यही होना है कि जब 2 लोग लड़ रहे हैं तो एक शेयरधारक हिस्सेदारी बेचेगा, और बेचेगा तो किसको बेचेगा। कल भी काफी सारी खबरें आ रही थी कि कुछ फंड से वो बातचीत कर रहे हैं, देखना होगा कितनी सच है, और वो डील हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा नहीं, हैंगओवर हटेगा। नहीं हेमंत, इसमें ऐसा सॉवरेन फंड से बातें चल रही है जो आया, अब रतन टाटा किसी और की हिस्सेदारी बेचने तीसरे आदमी से बात कर रहे हैं, तो इसमें कंक्लूजन आना बड़ा मुश्किल है। मतलब जब उनकी ओनरशिप ही नहीं है तो वो किसके ब्याह पे बात कर रहे हैं। लेकिन मामला के सेटलमेंट तभी होगा जब इनमें से एक बाहर होगा, और बाहर होने के चांसेस वैसे साइरस मिस्त्री जी के ज्यादा नहीं, कहना मुश्किल है। इन्होंने जिस हिसाब से हिस्सा लिया है वो भी एक एक्सीडेंटली लिया था, किसी ने परेशान होकर टाटा फैमिली में दिया था तब इन्होंने हिस्सा लिया था। अगर आप ये सोचते हैं कि मुलायम सिंह और अखिलेश में स्प्लिट होगा तो साइरस मिस्त्री और टाटा में भी होगा, क्योंकि देखिए कल उनके लेटर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द मैंने पकड़ा, अनफॉरगिवेबल, यानी कि साइरस मिस्त्री ने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। मतलब यानी कि अगर साइरस मिस्त्री माफी भी मांगे तो वो माफ तो करेंगे नहीं। जब इस लेवल की चीज आ जाए ना तो फिर तलाक फिर होना ही है। चलिए, तो 2 महाभारत चल रही हैं, हम कह रहे हैं। देखिए इस देश में एक तो उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स में और दूसरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टाटा समूह के बीच में। चलिए फिलहाल आज फिर नजर होगी और देखना होगा ये शेयर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जीनियस कैपिटल के समीर अरोड़ा जी ने आईटी सेक्टर के ऊपर भी कुछ अच्छी बातें नहीं कही हैं। चलिए एक बार सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं आईटी सेक्टर की। वैसे आज आपको बता दूं, सुबह सुबह
टेक महिंद्रा के जो नंबर्स आए हैं वो ठीक दिख रहे हैं, डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस अच्छा दिख रहा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं समीर अरोड़ा की क्या राय निकल कर आ रही है आईटी सेक्टर पर। जो नेट 60 है वो पहले 40 करेंगे फिर सोचेंगे। आईटी का मुझे ये लगा कि आईटी में हम पहली बार तो खाली लार्ज कंपनी ओन करते थे और सब डिसअपॉइंट करने के प्लान बना के रखे हुए सबने। सबको ऑटोमेशन का इशू है, डिजिटलाइजेशन का इशू है, साइज का इशू है, और डोनाल्ड ट्रंप जीते या ना जीते इशू तो है कि यूएस में आप जरा सैलरीज अच्छी करें, आपके वीजा का इशू है, उसके बाद ऑटोमेशन में आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा, whether you'll have to pass it on to the customer or you'll be able to keep it yourself. Brexit का इशू है, सब चीजों का इशू है, एंड सो हमने कहा कि अब कभी कभी जरा बोल्ड स्टेप भी लेने चाहिए। तो प्रकाश अरोड़ा जी ने जिंदगी में पहली बार है, उन्होंने बोला बहुत खुलकर, पहली बार मेरे पोर्टफोलियो में आईटी शेयर जीरो हो गया। सही बात। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है, मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि अमेरिका में इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप, बोले वो सब ठीक है, वो ट्रंप आ जाए वो आ जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईटी शेयरों से इतने बड़े फंड्स का भरोसा उठना ये अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान की इस तेजी में काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा थोड़ा 52 भी लो पर हैं ये सारे के सारे शेयर और सेक्टर भी, 6 स्टॉक। नहीं, अब इसमें जो हो रहा है मेरी समझ में जो आ रहा है, लिमिटेड सोच के हिसाब से बता रहा हूँ, समीर अरोड़ा जी ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, तो बट आईटी कंपनीज की जो ग्रोथ रेट्स हम एक्सपेक्ट करते थे और जिस वजह से उनको इतना वैल्यूएशन मिलता था वो अब नॉर्मलाइज हो गया है, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली श्रिंक होती जा रही हैं। अब जब तक ये कोई नया कुछ नई तरकीब नहीं निकालते हैं, चेंज नहीं करते अपने बिजनेस मॉडल को, समझिए ये उस टाइप के ग्रोथ रेट पे जा ही नहीं पाएंगे वापस। तो आज आप कोई कंपनी को प्रीमियम देना चाहें तो वो ग्रोथ रेट पे होता है। ग्रोथ स्टॉक से हाँ, ये अब कमोडिटी स्टॉक्स हो गए। हाँ, इसमें आप 2 आईटी कंपनीज का बिजनेस अगर देखिए, उनका नाम हटा दीजिए वेबसाइट पे से, तो सबके डिस्क्रिप्शन एक जैसे लगते हैं और हर एक जना अपना। लेकिन जो कंपनी नीश प्लेयर्स हैं, जो एक पर्टिकुलर चीज में फोकस करके अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, जहां दूसरे को आना मुश्किल हो जाता है, वो कंपनीज थोड़ी बहुत अभी आगे चल सकती है। और उसके अलावा मुझे आईटी में नहीं लग रहा, बट यही चीज फार्मा में आएगी जो आईटी में 10 साल पहले आई थी। जो अब देख रहे हैं कि फार्मा में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। फार्मा आई थिंक इज द नेक्स्ट बिग सेक्टर। जो आईटी का एक रुतबा था, जो आईटी के प्राइम जगह मिलती थी, वो अब फार्मा को मिलेगी। और कल से वो निवेशा की राय मिल रही है एकदम बिल्कुल 100%। निवेशा ने बोला इस दिवाली से अगली दिवाली तक फार्मा शेयर खरीदिए और बहुत जबरदस्त बुलिश होकर। अच्छा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अब हिंदुस्तानियों को समझ में आ गया कि ये यूएसएफडीए वालों से कैसे निपटना है। बिल्कुल, पहले पता नहीं था, आके इंस्पेक्शन करते थे, रिपोर्ट। अब हमें एक बार सिस्टम समझ में आ गया ना, प्रोसेस समझ में आ गया, ये ऐसे सेटिस्फाई होंगे तब तो मास्टर हो जाएंगे, बस उसके बाद दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फार्मा सेक्टर के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक। लेकिन अच्छे दिन तो मारुति के आए हैं। आप देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिपोर्ट्स दे रहे हैं, विस्तार से बात करेंगे। नियति हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के बाद, और सबसे बुलिश रिपोर्ट हमेशा से देखिए रही है सीएलएसए की मारुति पर 6,700 के टारगेट, 7,300 के, माफ कीजिएगा, अब मैक्वायरी के 6,700 के टारगेट। क्या टारगेट रिवाइज किए ऊपर की तरफ, नियति जुड़ेंगे और उनसे विस्तार से बात करेंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और जैसा कि हमने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि नजर रहने वाली आज मारुति के ऊपर। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नियति, बताइए ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं मारुति के ऊपर, एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए? बिल्कुल, और चौतरफा अपग्रेड है हेमंत, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने तगड़े टारगेट्स के अपग्रेड हैं कि आप सोच के चौंक जाएंगे। सीएलएसए मेंटेन करा अपना बाय का कॉल, और टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया है, 6350 का था, अब इसे बढ़ा के 7300 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 25% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। सिर्फ टारगेट प्राइस इन्होंने रिवाइज नहीं किए हैं, ईपीएस के अनुमान भी अगले 2 साल के लिए बढ़ाए हैं, 9% से 15% के आसपास इन्होंने बढ़ाए। ये स्टॉक और ज्यादा रीरेट करेगा, इनको पूरा भरोसा है। मैनेजमेंट जिस तरह से कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन और ज्यादा बेहतर होंगे, इसको चलते ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने अपने जो टारगेट प्राइस है वो रिवाइज किए हैं। और सिर्फ टारगेट प्राइस नहीं, ईपीएस अनुमान भी, अपनी रेटिंग भी, तो 3 तरफा इन्होंने अपने अपग्रेड्स दिए हैं। डॉयचे बैंक अपग्रेड कर रहा है, होल्ड की रेटिंग थी, अब इसे बढ़ा के सीधी उन्होंने बाय कर दिया है। और
टारगेट प्राइस आप सुनिए 4350 का इनका लक्ष्य था, जिसे अभी सीधे बढ़ा करके 6700 का कर रहे हैं। मतलब 2350 रुपए इन्होंने अपने एक ही बार में लक्ष्य बढ़ा दिए। ये बड़ा टारगेट है, तगड़ा अपग्रेड है। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है। टारगेट प्राइस इनका 4900 का था, अब इसे सीधे बढ़ा के इन्होंने भी 6700 का कर रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश करने की सलाह मेंटेन करा है। टारगेट प्राइस 6235 का था, अब इसे बढ़ा के इन्होंने 6530 का कर दिया है। तो मौजूदा भाव से अगले 12 महीने में 15 से 25% की तेजी कहीं नहीं गई है मारुति में, ऐसा मानना है सारे ब्रोकरेजेस का। इंटरेस्टिंग। तो मारुति की रफ्तार रुकने वाली नहीं है, और सबसे बढ़िया मजे तो ये है कि 4300 वाले टारगेट 6700, 5000 वाले टारगेट 7000, CLSA का सबसे ज्यादा 7000। चैनल चेक आपको याद है ना, प्रकाश जी ने किया था। बिल्कुल। तो प्रकाश जी से भी इस पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई वो भी जान लेते, बताएं नीति। टेक महिंद्रा पे बात करेंगे अनिल जी। डॉलर रेवेन्यू 4% के आसपास बढ़ा है, हालांकि मार्जिन्स थोड़े से घटे हैं। सिटी कह रहा है डिसेंट क्वार्टर था, सस्टेन करेंगे अगर ये मोमेंटम तो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। CLSA कह रहा है अगर बैंकिंग और हाईटेक सेगमेंट्स को एक्सक्लूड कर दें तो सॉलिड ग्रोथ ही अक्रॉस द सेगमेंट्स। हालांकि मार्जिन्स मिस था सेकंड क्वार्टर इन अ रो में। मैक्वायरी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस करा है, 502 से अब इसे घटा करके 465 का कर रहे हैं। टारगेट मल्टीपल्स भी इन्होंने घटा दिए हैं। डॉयशे बैंक मगर रेटिंग अपनी बाई की मेंटेन करा है, निवेश करने की सलाह दे रहा है, और टारगेट प्राइस इनका 680 का है। ओके, इसके अलावा बताइए और कहां पर नजर है ब्रोकरेज हाउसेस की नीति? JSW स्टील और यूनाइटेड स्पिरिट्स कल बाजार बंद होने के बाद इन दोनों ने अपने नतीजे पेश किए हैं। डॉयशे बैंक रिटरेट कर रहा है अपना बाय का कॉल। टारगेट प्राइस इन्होंने 2120 का कर दिया है, 30% का अपसाइड ये देख रहे हैं। स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी इनका मानना है। CLSA मगर यूनाइटेड स्पिरिट्स पर मेंटेन कर रहा है अपना बाय का कॉल खराब नंबर्स के बावजूद। हालांकि इन्होंने अपना टारगेट प्राइस 3100 से घटा करके 2800 का कर दिया, जो भी मौजूदा भाव से 23% का अपसाइड ही है। 17 और 19 के इन्होंने EPS अनुमान 19% और 24% घटा दिए हैं। मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है, खराब नतीजे थे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आए। 1771 का इनका लक्ष्य है, जो कि मौजूदा भाव से 22% का डाउनसाइड दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली करने की सलाह दे रहा है, बिल्कुल आप निकल जाइए। इन्होंने टारगेट प्राइस घटा दिया है, 1616 का था, अब इसे घटा के इन्होंने 1556 का कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव से 32% का डाउनसाइड आपको दिखा सकता है 12 महीने के दौरान। ढेर सारी रिपोर्ट्स और नतीजों के बाद सारे अपडेट्स FIs की तरफ से। शुक्रिया नीति। हमारे साथ एक्सपर्ट्स 3 और जुड़ चुके हैं। वायदा कारोबार की रणनीति के लिए गौरव बिस्सा, फंडामेंटल राय देने के लिए मयूरेश जोशी और तकनीकी राय देने के लिए राकेश बंसल। आप सबका भी स्वागत है CNBC आवाज पर। तो शुरुआत एक बार मयूरेश आपके साथ की जाए। कैसे देख रहे हैं आप यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजों को? थोड़े डाउनग्रेड्स आए। CLSA ने निवेश की सलाह भले ही रखी हो, लेकिन टारगेट 300 रुपए घटाया है। मकवारी का तो 1771 का लक्ष्य है। नंबर्स बेहद खराब है, क्या करना चाहिए? मॉर्निंग अनिल जी, पहले तो आपको, हेमंत जी को, CNBC आवाज और सारे दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू सो मच। जहां तक आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे रहे अनिल जी, आई थिंक यस, आई थिंक डिसअपॉइंटिंग जरूर थे, लेकिन जनरल आई थिंक जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बन रही है, क्योंकि जो माहौल बन रहा है पॉलिटिकली, आई थिंक विद अ लॉट ऑफ स्टेट इलेक्शंस कमिंग थ्रू, और लिकर बैन एक बहुत अहम मुद्दा होता है फ्रॉम अ पॉलिटिकल माइलेज स्टैंड पॉइंट। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ दिस कंटिन्यूज ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, आई थिंक थोड़ी दिक्कतें आई थिंक सारी रिटेल कंपनियों के लिए बरकरार रहेंगी। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाइक इटसेल्फ, आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट से जितनी अप्रूवल आने की उम्मीद है, आई थिंक दैट विल ऑल्सो टेक अ बैक स्टेप, क्योंकि आई थिंक जैसे इलेक्शंस एज आई एम सीइंग राउंड द कॉर्नर होते हैं, आई थिंक बैन तो एक मुद्दा होता है, हाइक्स इज द अदर एंगल विच एग्जिस्टिंग स्टेट्स विल ऑल्सो टेक विद अ लैग। और तीसरा, आई थिंक कोर परफॉर्मेंस आई थिंक थोड़ा निराशजनक रहा है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है इन द मीडियम टर्म। चलिए, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, और एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स से थोड़ा ठंडा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, कल भी थोड़ा दबाव में ही था ये स्टॉक, लेकिन एक स्टॉक जिसकी बात करनी इंपॉर्टेंट है और वो है मारुति। आप देखिए 7300 का टारगेट, प्रकाश जब आपने चैनल चेक किया था तो 6000 का टारगेट दिया था, अब तो देखिए और ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं। क्या आप भी अपना टारगेट रिवाइज करेंगे? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अब घबराहट इस बात की हो रही है कि मारुति में एक कंसेंसस ट्रेड ज्यादा हो रहा है, और ये जो एक्सुबरेंस अब आपको दिख रही है,
ये क्या होता है कि मारुति का फंडामेंटल्स देखिए, जो पिछले 2 तिमाही के इन्होंने नंबर्स दिए, उससे ये वैल्यूएशन लग रहा है कि करीब 290-300 का ईपीएस इनका आ जाएगा। तो आप उसको 6000 पे आज 20 टाइम मल्टीपल दे रहे हैं। 7000 के लिए आप उसको उतना ही ज्यादा मल्टीपल देना पड़ेगा आपको। 300 रुपए ईपीएस तो बढ़ नहीं सकता इससे ज्यादा। पिछले साल 151 ही है, तो उसका भी हम डबल गिन रहे हैं। अब डबल से भी ज्यादा अगर बढ़ता है तो 7300, 500 जो भी है वो हासिल होंगे। बट अगर मार्केट में कोई करेक्शन आएगा तो जो हमने एमआरएफ की गत देखी, जो एशियन पेंट्स की देखी, वो चीज इसमें भी बाकी आनी मेरे हिसाब से, क्योंकि आदमी वहां से निकलता है जहां उसको मुनाफा है। जहां पे वो फ्लैट है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो वहां पे बिकवाली करके कोई फायदा नहीं है। इसमें उतरते वक्त ये इतनी जल्दी नीचे आएगा जैसे पहले भी हुआ था। नो डाउट स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं। बट ये जो जिस टाइप के टारगेट आए कि 6000 से सीधा 7000, तो और एक जो अनिल जी ने जिक्र जिसका किया कि 4350 वाला 6700, तो अभी तक क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे थे? मतलब इतना अगर जब होने के बाद आप टारगेट निकालते हो तो जो आपका टारगेट 4000 के ऊपर जो फॉलो कर रहा था उसके तो हाल बुरे हो जाते। तो थोड़ा सा कंपनीज के इसमें ये इस उससे देखना पड़ेगा। कंपनी इज ब्रिलियंट, नो डाउट, बट आई वुड नॉट रिकमेंड अ बाय एट दिस लेवल। चलिए, खरीदारी ना करें, ऐसा नहीं कि सब लोग बुलिश हैं, इसका मतलब प्रकाश भी खरीदेंगे। प्रकाश थोड़ा सावधान रहने की बात करें, खरीदें, अपने लेवल पर आने दें, फिर खरीदें, ये राय प्रकाश की। चलिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वायदा कारोबार की रणनीति लेंगे गौरव बिस्सा से, गौरव की, राकेश की, इन सब एक्सपर्ट्स की पिक्स भी लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। प्रकाश दीवान जी, संदीप बागले साहब, गौरव बिस्सा जी, मयूरेश जोशी जी और राकेश बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है और देखिए आज सब धनतेरस वाली ड्रेसिंग में है। राकेश, आपको धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए आज कौन से स्टॉक्स आपने निकाले हैं जहां पर ट्रेडर्स को होगा फायदा? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। पहले तो हेमंत जी, सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज के व्यूअर्स को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मार्केट की बात करें तो हेमंत जी, काफी समय बाद मतलब कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक पॉजिटिव नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि कहीं दीपावली से पहले निफ्टी निवेशकों को नाराज ना करे। मेरी जो अधिकतर पिक्स हैं वो शॉर्ट साइड पर ही हैं। निफ्टी के अंदर एक क्रैक देखने को मिला है, हालांकि निफ्टी ने कल नीचे में 85-50 के अराउंड एक सपोर्ट लिया है, बट एज ऑफ नाउ चार्ट देखे ऐसा कंफर्ट नहीं आता है कि बाइंग की जाए। टेक्निकली संभावना इस चीज की लग रही है कि दिवाली से पहले या दिवाली के अगले दिन निफ्टी 8500 के लेवल्स को शायद टेस्ट करने की कोशिश करे। तो मेरा ऐसा मानना है दिवाली को सामने रखते हुए थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए अगर आप लॉन्ग साइड में ट्रेड कर रहे हैं। मेरा पहला कॉल एक सेल कॉल होगा अशोक लीलैंड पर। एक क्लासिकल पुलबैक देखने को मिला था और कल के सत्र में वो पुलबैक खत्म हुआ है। मेरा ऐसा मानना है अशोक लीलैंड के फ्यूचर को बेचना चाहिए 88.70 के स्टॉप लॉस के साथ 80 रुपीज के टारगेट के लिए। एमएनएम का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब है ऑटो स्पेस के अंदर, एमएनएम के फ्यूचर को बेचने की राय रहेगी 1352 के स्टॉप लॉस के साथ 1245 के टारगेट के लिए। एमआरएफ के अंदर कल के सत्र में न सिर्फ एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, साथ साथ एक नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। एमआरएफ को बेचने की राय रहेगी 49,200 के स्टॉप लॉस के साथ 42,250 के टारगेट के लिए। एकमात्र बाय कॉल रहेगा लवेबल लॉन्जरीज पर, जहां पर कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 280 के ऊपर। मेरा ऐसा मानना है यहां पर बाय करना चाहिए 274 के स्टॉप लॉस के साथ 314 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर ट्रेडिंग के लिहाज से राकेश की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। बताएंगे धनतेरस के दिन कैसी होगी बाजारों की शुरुआत, क्योंकि SGX 50 नीचे। चलिए देखते हैं रुपए में किस तरह की शुरुआत होती है, उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक 2020 में आज के लिए आपके कौन से 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और 9-15 के बाद बाजार की शुरुआत होने के बाद भरपूर एक्शन आपके लिए। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे आपके लिए पहला सौदा।